नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है कि अपने हक हकूकों और सम्मान की रक्षा व्यक्ति और समाज और राष्ट्र को खुद करनी होती है। ये संदर्भ है आज अफगानिस्तान का समसामयिक विषय है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका के साथ समझौता करके वहाँ सत्तारूढ़ हो गया। लोगों को ये मक्कड़जाल समझ में नहीं आया। जब समझ में आता तब तक अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान को छोड़ चुकी थी और तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका था और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी वहाँ से देश छोड़कर भाग गए थे। अराजकता का माहौल था, लैंगिक भेदभाव, अल्पसंख्यकों से भेदभाव, शरिया कानून की दहशत और उससे ज़्यादा दहशत थी तालिबानों की 1998 से 2001 तक के शासन की यादें, जिनके जहन में ये वो थी। वो सब इस प्रकार से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए सड़क मार्ग से लेकर वायु मार्ग से ऐसे भागम भाग आई है जो मानवीय इतिहास को शर्मसार करती है। और तमाशबीन पूरा विश्व समाज, लोग जहाज के ऊपर चढ़ रहे हैं, उसके साथ दौड़ रहे हैं, पंखों पर लटक रहे हैं, फिर भी वो देश छोड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि, अपना देश, अपना घर बार, अपने परिवार, अपनी जन्म। संसार को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका, संसार को मानवता और लोकशाही का और मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ मूक दर्शक रहा। रूस अपने ही स्वार्थ में मूक दर्शक रहा। चीन इसमें तालिबान के साथ रहा, पाकिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, जो स्वयं को मुस्लिम देश कहते थे। 56-57 देशों का जो मुस्लिम देशों का संगठन है वो तटस्थ था। वो ये नहीं कह रहे थे कि मुस्लिमों पर ये अत्याचार 98% से ज़्यादा, जहाँ अफगानिस्तान में इस्लाम के समर्थक हो, जो जहाँ पे इस्लाम का राज हो, वहाँ लोगों में ऐसी दहशत कोई नहीं कह रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा काम मत करिए। समानता के लिए अफगानिस्तान की काबिज तालिबान सरकार से संपर्क कर रहे थे, पर केवल अफगानिस्तान में एक शमशीर प्रांत है, वहाँ का मोहम्मद अब मसूद नामक शेर और साहिल, जो उपराष्ट्रपति रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, और कई जाबाज जिन्होंने तालिबान को इस्लाम विरोधी और अफगान विरोधी कह के पाकिस्तान का पिट्ठू घोषित करके और उसकी अमानवीय शासन को मानने से इनकार किया, वो संघर्ष करते रहे। ये समाजों का संघर्ष चल रहा है, देशों का संघर्ष चल रहा है, सब अपने निहित स्वार्थ में है। ऐसे समय में जब भारत जो सनातनी धर्म बाहुल्य देश है, उस पर भी आतंकवाद का साया मंडरा रहा है,
तो ऐसे समय में कैसे भारत की सुरक्षा होगी, जब चीन, पाकिस्तान और तालिबान से लेकर ईरान से लेकर कई देश, एक तरफ अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और दूसरा बना दिया इस्लामिक स्टेट अमीरात। तालिबान भले ही कहे कि हम अफगानिस्तान की ज़मीन किसी भी देश के खिलाफ दुरुपयोग नहीं करने देंगे, परंतु वहीं दूसरे झटके में तालिबान ये भी कहता है कि हम मुसलमानों के रहनुमा ही हैं। हम संसार में जहाँ भी मुसलमानों का दुख दर्द होगा वो बोले, हमारा अधिकार क्षेत्र है। वो भूल गए कि 3.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या अफगानिस्तान की है और भारत में 16.5 करोड़ तो मुस्लिम ही हैं, जो संसार के सबसे खुशहाल और सुरक्षित देश समाज में गिने जाते हैं। सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ इस प्रकार की कट्टरपंथी ताकतें सर नहीं उठा रही हैं। संसार में इस्लाम को मानने वाले जितने भी देश हो, वहाँ पे जिस प्रकार से दमन आपसी उसमें होता है, कोई शिया को नहीं मान रहा है, कोई सुन्नी को नहीं मान रहा है, कोई अहमदियों पे अत्याचार कर रहा है तो कोई भाइयों पे अत्याचार कर रहा है। तो भारत में 17.5 करोड़ होने के बावजूद इस प्रकार का कार्य, सबको विकास का अवसर है, महिलाओं से लेकर पुरुष तक विकास का अवसर है। ये तभी संभव हो सका जब यहाँ सनातन धर्मियों ने सबको साथ ले चलने की कल्पना की। कल्पना कीजिए कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि देशों की तरह, अफगानिस्तान की और आदि देशों की तरह यहाँ भी केवल एक ही धर्मावलंबी अपने ही कानून थोपते तो इन लोगों को क्या है। भारत संसार का सबसे विशेष देश है जहाँ बहुसंख्यकों से अधिक अधिकार अल्पसंख्यकों का है। वो अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए स्कूल और उसको संरक्षण कर सकते हैं, पर भारतीय बहुसंख्यक इस प्रकार का नहीं। कई है, उन्हें सर्वोच्च विकास के साधन है। यही कारण है जब हम पाकिस्तान की तरफ नज़र दौड़ाते हैं कि 1947 में भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की संख्या कितनी थी, बांग्लादेश में कितनी थी, अफगानिस्तान में कितनी और भारत में कितनी थी। भारत को छोड़ के तमाम इन 3 देशों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या कम हो गई और भारत में निरंतर बढ़ रही है और विकास के नए नए पदों पर आसीन हो। पर ऐसा न पाकिस्तान में है, न अफगानिस्तान में है, न बांग्लादेश में। ये होती है संस्कृति, सोच और साथ ले जाने की समझ। अब हम अपना संदर्भ ले चलते हैं उत्तराखंड समाज की तरफ। उत्तराखंड का समाज जो है भारतीय संस्कृति की मूल धारा की रक्षा के लिए यहाँ पे आसीन रहा। दूरस्थ और पर्वतीय श्रृंखलाओं में अपना यायावरी जीवन और विकट यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को झेलते हुए यहाँ जीवन यापन किया। पर राष्ट्र रक्षा और भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक होने का समर्पण उनका कम नहीं हुआ। आगामी जो चुनाव आ रहे हैं 2022 में विधानसभा चुनाव, उस विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के समाज के लोगों ने ये तय करना है कि वो अपने हितों की रक्षा कैसे करेंगे। जब हम नज़र दौड़ाते हैं 2024 में देश में लोकसभा चुनाव है तो उस समय क्या रणनीति होगी। संसार
पे एक तरफ नज़र दौड़ाते हुए हमें दिखता है कि चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। संसार में ऐसा लगता है कि ऐसा कायर खुदगर्ज नेतृत्व तो संसार में पहले कभी नहीं रहा, जो अत्याचारियों, अन्यायों और कोई खिलाफ अंकुश न लगा सके, जो मानवता को इस प्रकार से रोनने वाले। हम कोरोना महामारी को देखते हैं तो किसी देश की इतनी, न किसी संसार की किसी संगठन की इतनी हिम्मत आई कि वो चीन पर अंकुश लगा सके, इस बीमारी को प्रसार का जिस पे सबसे ज़्यादा शंका की जाती है। जित सारे परिस्थितियों साक्ष्य चीख चीख के ये बताते हैं कि इसमें चीन का गुनाहगारों के कटघरे में खड़ा है। वहीं अफगानिस्तान में जो महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, अपने विचारधारा को न मानने वाले लोगों के खिलाफ हो रहा है, उसके खिलाफ संसार में कोई बोल नहीं रहा। पंसीर के शेर अगर मुकाबला करते हैं 20-22 दिन तक और संसार के तमाम देशों से गुहार लगाते हैं कि हमारी सहायता करो, हम मानवता की, लोकशाही की लड़ाई लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के मानवीय मूल्यों पर, नए संयुक्त राष्ट्र संघ जो आए दिन छोटे मोटे देशों में इराक से लेकर सोमालिया कई जगह शांति सेना भेजता है। न अमेरिका, न रूस, न चीन, न भारत, किसी को इतनी समझ नहीं आई कि वहां जगह पे वो करे। इससे साफ हो गया कि हर समाज, हर देश और हर व्यक्ति को अपने सम्मान और अपने हक हकों की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि को किसी को राज न देऊं, जो देऊं जो लेऊं निज बल से लेऊं। तो इसलिए व्यक्ति और समाज को संगठित होके, सचेत होके, सकारात्मक और समाज के हित के मूल्यों को के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। मैं नज़र दौड़ाता हूँ कि एक तरफ तिब्बत था, शांतिप्रिय देश था, किसी को परेशान नहीं करता था। उस तिब्बत देश पे जिस प्रकार से चीन ने आक्रांत करके वहाँ की संस्कृति को तहस नहस करके तिब्बतियों को घर से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया, वहीं दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि आज अफगानिस्तान की ये स्थिति है, पाकिस्तान की ये स्थिति है, अन्य मुल्कों की ये स्थिति है, और भारत की स्थिति कैसी है। आज इजराइल अपनी सम्मान, अपने अस्तित्व की रक्षा इसलिए कर पाए कि वो संगठित रहे, और तिब्बत इसलिए नहीं कर पाया कि वो संगठित नहीं रहे, मजबूत नहीं रहे, सजग नहीं रही, जागरूक नहीं रही। सरकारों के भरोसे कभी संसार का कोई समाज लंबे समय तक अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाता है। इसका हमारे पास जीता जागता उदाहरण है सोवियत संघ। सरकारों के भरोसे रहते हुए सोवियत संघ अपनी रक्षा नहीं कर पाए, भले ही सोवियत संघ विश्व की महाशक्ति रही। तो इसलिए हमें ये सजग रहना होगा। इन तमाम इतिहास के इन उदाहरणों से, इन घटनाओं से हमें ये सजग रहना होगा। न कल का इतिहास कमज़ोर लोगों का था, ना आज का इतिहास कमज़ोर लोगों का है। जो समाज उदासीन रहता है वो दुख भोगता है, जो संगठित और जागरूक रहता है वो समाज अपने हक हकूकों और अपने सम्मान की रक्षा करता है। उत्तराखंड में भी यही देख रहा हूँ, चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, पर दीपक जलाना कहीं मना नहीं है। जुगनों से लोग सहारा ढूंढते हैं और इस अपने मंजिल की तलाश में आगे बढ़ते हैं। ये माना कि उत्तराखंड में 20-21 सालों से भाजपा और कांग्रेस की तमाम सरकारों ने उत्तराखंड को निर्ममता से रौंदने का काम किया,
विकास की जगह पतन के गर्त में धकेलने का काम किया, उनकी आशाओं को निराशा में बदलने का काम किया। पर उत्तराखंड के लोगों का भी दायित्व है कि इनके भरोसे, इन दलों के भरोसे ही देश नहीं चलता। उसे विवेकतापूर्ण काम करना होगा। आज परफेक्ट हम भरोसे रहते हैं कि एक दल परफेक्ट बनेगा, ये अब मुमकिन है। स्वार्थ लोलुपता और इतनी उठापटक में जहाँ दलीय संकीर्णता हो, जहाँ स्वार्थ पद लोलुपता हो, जहाँ दिशाहीनता हो, ऐसे समाज में व्यक्ति, राष्ट्र और समाज को बड़े विवेक से अपना रास्ता मंजिल की तरफ ले जाना होता है, खुद को बचा के। तो ऐसी स्थिति में जब तमाम दल स्वार्थ लोलुपता और पद लोलुपता और दलीय बंधुआ मजदूर में बंधे हैं, उत्तराखंड के लोगों को 2022 के चुनाव में किस प्रकार का काम करना। सबसे पहले तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारी सबसे प्रबल मांग कौन सी है, हमारे हितों की रक्षा के लिए कौन सी मांग। दूसरे, हमें यह तय करना है इन हितों को साकार करने के लिए कौन सी ताकतें सहायक हो सकती है और कौन सी विनाशक हो सकती है। जब हम इस बात का तय कर लेंगे तो हम अपने मताधिकार का सदुपयोग करके अपनी आशाओं को साकार कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दलीय बंधुआ मजदूर बन के हम अपने समाज, अपने राष्ट्र के हितों का निर्ममता से खुद ही गलत हों। हमें तो उस जुगनों का भी सहयोग चाहिए जो रास्ता देखने का काम आए। तो आज सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड को क्या चाहिए। 2000 व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। जब गांव की बात यह है, गांव प्रधान में किसको चुनना है, ये गांव वालों को तय करना। परिवार का मुखिया कौन है, किसकी बात पे वजन है, कौन सही दिशा दे सकता है, ये परिवार के लोग तय करते हैं। पट्टी में कौन सही चल सकता है, विकास खंड में कौन सा सही चल सकता है, जिले में कौन सही चल सकता है, प्रदेश में कौन सी ताकतें सही दिशा में ले जा सकती है, देश में कौन सा दल या संगठन या व्यक्ति सही दिशा में ले जा सकता। अब इस समय ये नहीं है कि दूध के धुले नजर आए, हमें वो आदमी चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, एक एक मांगों को उसमें साकार करने का काम कर सकें। हर जगह लोकसभा के चुनाव में हम प्रदेश की विधानसभा के चुनाव का मापदंड नहीं थोप सकते हैं, ग्राम सभा के चुनाव में हम प्रदेश के चुनाव का मापदंड नहीं थोप सकते हैं, परिवार के मामले में हम गांव के उसको नहीं चल सकते हैं। जब व्यक्ति का मामला आता है तो व्यक्ति अपने उसके लिए अन्य मामलों को नज़रअंदाज करता है। तो हमें ये देखना है कि 2022 में किसको चुनाव में हमें विजयी बनाना है और कौन से ऐसे ताकतें हैं जो सत्ता में आ सकती हैं और जो सत्तासीन होके हमारे उन मुद्दों के प्रति सकारात्मक रुख रखते हैं और वो कर सकते हैं। इस समय सबसे प्रबल जो समस्या है हमारी, अगर इस समस्या का आपने निर्धारण कर दिया, सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण पलायन हो रहा है, जिसके कारण वो क्षेत्र जिन्होंने उत्तराखंड राज्य मांगा था वो पलायन और बदहाली और उजड़ने के उसमें, वो है गैरसैंण राजधानी। गैरसैंण राजधानी न बनने के कारण पर्वतीय और दुर्गम स्थानों, जनपदों में शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, शासन, प्रशासन जो देहरादून में केंद्रीकरण हो गया वो दूर होगा और विकास के नए आयाम, जिस प्रकार से सड़क से लेकर वायु मार्ग से लेकर और विद्यालय से लेकर चिकित्सालय से लेकर सब पर्वतीय जनपदों के नज़दीक ये केंद्र स्थल है गैरसैंण, वहाँ पे खुलेगा, जिससे जो हजारों गांव
उजड़ चुके थे वो बसागत हो जाएं। लोग अब महानगरों की प्रदूषण और बदहाली के वह जीवन को छोड़कर उत्तराखंड की अपनी जन्मभूमि में लौटना चाहते हैं। यहाँ पे जैविक खेती करके और अन्य संसाधन लगाकर अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं, यहाँ स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए हजारों परिवार भी उत्तराखंड की सरजमी पे वापस आ चुके हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये मानसिकता, जब तक उत्तराखंड की मानसिकता ये नहीं होगी कि हमारे पहला मुद्दा जो है पलायन पे अंकुश लगाए, जो वहाँ के लोगों को रोजगार दे, जो वहाँ के नौकरशाही, सबसे बड़ी बात है नौकरशाही और नेता अभी पहाड़ विरोधी हैं। जैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश, अविभाजित उत्तर प्रदेश की जो शासक थे मुलायम सिंह, वो उत्तराखंड को कहते थे हमें तुम्हारी समर्थन की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से नौकरशाह भी वो आते थे जिनको दंडनात्मक स्थानांतरण किया जाता था। नहीं तो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां उनके अलग, सामाजिक ताना बाना अलग है। वो पर्वतीय क्षेत्रों में के एकांत और जीवन में जीने में अभ्यस्त नहीं है, इसलिए वो अपने घर के आसपास ही नौकरी करना चाहते थे। जो वहाँ आते थे बहुत दुखदाई स्थिति में समझते थे, भले ही अधिकांश लोग उसके बाद रच बस जाते थे। अच्छा, परंतु हमें ये देखना है कि किसी भी ढंग से जो पहले जब हम गैरसैंण में राजधानी बनेगी तब नौकरशाह का ध्यान वहाँ के कैसे वहाँ हिमाचल की तो फलोद्यान से लेकर जड़ी बूटी से लेकर ये तमाम चीज़ें को बढ़ावा देकर आगे बढ़ाना है, तो उसका विकास होगा। स्कूलों की स्थिति ठीक होगी, अच्छे अस्पताल बनेंगे। अभी जिला इन दूरस्थ और उन जिलों में जिला मुख्यालय भी एक प्रकार से बीमार है, वहाँ पे भी चिकित्सक नहीं है। नीति हमें बदलनी पड़ेगी, पहाड़ की नीति के हिसाब। हमें स्विट्जरलैंड जाने वाले अधिकारियों और नेताओं की मानसिकता को बदलना है। वो हिमाचल जाए, वहाँ उत्तराखंड के गांव में जाए। ये विकास के पैसों की बंदर बांट करने वाला सिस्टम पे अंकुश लगाना होगा कि विकास सबके पैसे केवल विकास खंड अधिकारियों और प्रधानों और ये जन प्रतिनिधियों के भ्रष्ट नौकरशाही के जेबों में जाए, इसके बजाय उन पर अंकुश लगाने का काम करें। तो उसके साथ भू कानून, सीमांत क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ ताड़ होना चाहिए, वो कानून मूल निवास से लेकर इस पर भी मजबूती से काम किया जाएगा। उसके साथ जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन पर अंकुश लगाने का, जो तिवारी और खंडूड़ी सरकारों के कार्यकाल में जो हिमालयी भूल हुई थी, जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य मांगा था, उन द्वारा अर्जित ताकत को जो कुंद करने का षड्यंत्र चला था, उसे रोकने का काम उदासीन सरकारों का दंड ये भोगा जाता। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी मांग क्या है, क्योंकि जिस समय राज्य बना उस समय भी इस प्रकार के उत्तराखंड के संसाधनों की बंदर बांट के, जल से लेकर अन्य संसाधन के जो अभी तक अनसुलझे, हमारे ऊर्जा, पानी इत्यादि पे उत्तर प्रदेश का ज़्यादा अधिकार है, बिजली पे, जबकि होना चाहिए उत्तराखंड का, अन्य प्रदेशों का नहीं, उनसे कम होना चाहिए था। परंतु कोई न्यायालय में नहीं ले गए, मुजफ्फरनगर कांड का कोई नहीं ले, उसका नहीं गया, नाम बदल दिया था बड़ी मुश्किल से। तो उस समय लोगों ने विवेक से काम लिया, कांग्रेस आए, कांग्रेस पे दबाव बनाया, उन्होंने नाम चेंज किया। तो इतना एक एक मुद्दे जो महत्वपूर्ण है कौन कर सकता है इस समय, कौन ऐसी ताकत है जो सतासीन हो सकते। इस समय जो चुनाव होता है ये केवल हवा में नहीं होता है, ये बूथ मैनेजमेंट, ये मतदान केंद्र जिनके मजबूत होते हैं, जिनके संगठनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, वो लोग चुनाव जीतते हैं। ये हवा हवाई नहीं कि घर में बैठ के आवाज़ लगाई सब मृत आत्माएं
तर्पण पे आ जाए, ये नहीं होने वाला। वहाँ पर प्रत्येक मतदान केंद्र में, प्रत्येक गांव गली में जब तक आपका प्रचारक नहीं होगा, आपको लोगों को आपकी अच्छाई को बताने, तब तक नहीं होगा। और ये इसके लिए काम करने के लिए कम से कम 5 साल पहले ही बहुत मजबूती से एक माहौल बनाना पड़ता है। और ये माहौल 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी के पास, यूकेडी के पास जनता में नाम है, लोगों में सहानुभूति है, उनका कार्य रहा, पर लेकिन चुनाव जीतने के लिए उनकी जो रणनीति है अन्य दलों की, उस ढंग से वो संगठनात्मक मजबूती मतदान केंद्रों तक नहीं कर पाए। जब भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख तक, एक मतदान केंद्र के दर्जनों पन्ना प्रमुख होंगे, वो एक एक पन्ना प्रमुख तक जाने के, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, गांव सभा तक जा रहे हैं। वहाँ हम जब क्षेत्र पंचायत तक अपने प्रतिनिधि न रख सकें तो चुनाव जीतने की आशा। नए नए दल जो केवल अपने दल का नाम पहुंचाने के लिए चंद सैकड़ों या हजार वोट तक सीमित रह सकते हैं, उनसे भी आशा नहीं की जा सकती। उत्तराखंड की भविष्य का निर्माण तत्काल जो हमारी ज़रूरत है उनको पूरा कर पाए, वो जनता का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका जनादेश अर्जित नहीं कर सकते। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से असफल रह चुकी है। 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल, जब उन्हें मुख्यमंत्रियों के चयन की भी विवेक नहीं है। भाजपा के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार कह रही थी, जिनको जनता ने भारी बहुमत से जिताया था, जिसके लिए मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि मैं उत्तराखंड को भले दिन लाऊंगा, परंतु जब उत्तराखंडी इतने निरंतर मांग रहे थे राजधानी गैरसैंण की बात करो, तो वो नहीं कर रहे थे। ये नहीं कि मोदी जी नहीं समझते हैं, उनकी सोच और दुराग्रह का जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का या कांग्रेस के नेताओं का, वो ये है कि ये पहाड़ी लोग हैं, पृथकतावादी, जबकि वो राष्ट्रभक्त हैं, वो गैरसैंण नहीं मानने हैं। जब एकमात्र विधानसभा वहाँ खुली हुई, सारे सत्र हो चुके हैं, विधायक निवास से लेकर वो सारे वो कर्मचारियों का वो बन रहे हैं, सारे जनपदों से वहाँ सड़क निर्माण हो, यकायक आए जी ग्रीष्मकालीन आ जाए। क्यों कर रहे हो जी तुम? किसने कहा आपसे? आपका जो वर्तमान अध्यक्ष है वो निजी बिल रख रहे थे विधानसभा में, रखे जिन्होंने, वो गैरसैंण स्थायी राजधानी। आपको ये नहीं पता जनता क्या मांग रही है। जनता कुछ कह रही है, आप अपने 2024 के चुनाव, लोग कह रहे हैं कि भू कानून भी लागू करो, तो आप कह रहे हैं कि जो अवैध बस्तियों में अतिक्रमण नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव, आपको अपना चुनाव दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड का हित नहीं दिखा। इसलिए लोगों को ऐसे दलों में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए योग्य हो सकती है, पर 2022 के लिए उत्तराखंड में बिल्कुल योग्य नहीं है। तो उसके बाद रह गई कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी में केवल हरीश रावत ही ऐसा नेता है जो उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण के लिए समर्पित है, जिन्होंने पिछला कुछ काम किया, परंतु एक हिमालयी भूल ये कर दी, वो घोषणा नहीं की उन्होंने। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों के लिए एक आयोग नहीं बनाया, भू कानून लागू करने ये समय वो संकल्प ले रहे हैं, तो ये मौका देना चाहिए। दूसरी बात, उत्तराखंड क्रांति दल की, क्रांति दल को संगठनात्मक मजबूती करनी चाहिए। बाकी तो ये भारत में सैकड़ों दल हैं, कई दल आते हैं, कई दल जाते हैं। एक कह रहे हैं हम बिजली फ्री देंगे, ये देंगे, फ्री से आत्मसम्मान नहीं बेचा जाता। कई लोग पकौड़े खिला के घर से गोल कर देते हैं, ये नहीं चलता। तो कोई दीन ईमान है, बहेलिया समझ लिया सबको, तो इस प्रकार का नहीं। जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। इसी बात के लिए हम सबसे आशा करते हैं कि जब इस प्रकार का परफेक्ट दल न हो
तो समाज को बहुत मजबूती से हर कदम को समाज के बृहद हित के लिए, कौन सा अगर गैरसैंण राजधानी हो तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सीमांत क्षेत्र आबाद रहेंगे। और इस प्रकार भू कानूनों वहाँ पर घुसपैठियों पर बिल्कुल अंकुश लगा ताकि कोई इस प्रकार का तत्व न घुसे जो वहाँ के अमन चैन पे ग्रहण लगा सके, जो वहाँ की सामाजिक समरसता को बदल सके। तो सरकार को, हमारे लोगों को रेड़ी पटरी से लेकर हर काम में आगे आना होगा, कर्मवीर बनना होगा, राष्ट्रभक्त बनना होगा, विद्यावान बनना होगा, कुशल कारीगर बनना होगा और अपनी माटी को की रक्षा के लिए सरकार को सजग होना चाहिए। और जनता जब सजग होगी तभी देश और समाज की रक्षा होगी। जय हिंद, जय भारत।